संध्या कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं संविधान के मूल आधार प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, व्याख्या करूँगी, उस पर परिचर्चा करूँगी और उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। हम जानते हैं कि संविधान किसी भी देश का मूल आधार होता है। उसी के आधार पर समस्त शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। मैं संविधान को सिंपल और सादे शब्दों 20 शब्दों में मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बंडल ऑफ philosophies, thoughts and the base of any state or country. It not only reflects the motto of the constitutional committees as well as the structure of the country, but also it clears the views and the motto of the government. संविधान एक दस्तावेज का पुंज है जिसके माध्यम से समस्त शासन व्यवस्था को संचालित, नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। अब संविधान के जो उद्देशिका है उसमें पहला शब्द हम है। ये हम न केवल भारत के संविधान बल्कि विश्व के जितने भी संविधान हैं उसमें पहला शब्द हम, वी द पीपल का उल्लेख किया गया है। यह रूसो के जनरल विल को जनरलाइज किया गया है, जिसमें सामान्य जन की समस्त आकांक्षाओं, उद्देश्यों और उसके समस्त आवश्यकताओं को पूरा करके एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समस्त जनता के लोगों के कल्याण के लिए एक दस्तावेज तैयार की जाती है। उसी को हमारे संविधान के प्रियम्बल में हम शब्द का उल्लेख किया गया है। हम के बाद है हम भारत के लोग, मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब समस्त भारतीय के लिए। उसमें जाति, धर्म, वर्ग, भेद, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है, ना ही कोई मेल के आधार पर भेद है, ना जाति के आधार पर भेद है, बल्कि उसमें हर एक को इसमें समेटे हुए है। उसकी आत्मा यहाँ परिलक्षित हो रही है कि भारत के हर लोगों को हमारे संविधान में महत्व दिया गया है। आगे है भारत को एक संपूर्ण, मतलब भारत एक आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। इसकी संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, संस्था में नहीं बल्कि उसकी पूरी संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। मीन्स द सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड थ्रू व्हेन दे इलेक्ट द बॉडी, जब वो निर्वाचित करते हैं और अपने हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाते हैं, तो यहाँ ये बात मूलतः निहित है कि संप्रभुता भारत की जनता में है, कोई एक संस्था और एक व्यक्ति में नहीं। जो जनता उन्हें निर्वाचित करके उन्हें भेजती है, उनको पूर्ण रूप से प्रभुता दिया जाता है ताकि वो शासन व्यवस्था भारत की जनता के हित में लागू करे। अगला है समाजवादी। ये समाजवादी एक शब्द नहीं है, वरन समाजवादी का मुख्य उद्देश्य जो आत्मा है उसका उद्देश्य रहता है जितना भी हमारे यहाँ संसाधन है उसका सभी वर्गों के बीच समान रूप से विभाजित करना। एक दूसरा पक्ष समाजवादी का ये भी है कि टू रिड्यूस द गैप बिटवीन अपर एंड द लोअर क्लास, किस प्रकार हम एक उच्च वर्ग और सबसे निम्न वर्ग है इसके बीच जो दूरी है उसको कम किया जाए। अगला है पंथ निरपेक्षता, यानी भारत में कोई एक विशेष धर्म को
प्रमोट नहीं किया जाता है। धर्म को सब्जेक्टिव यानी व्यक्ति का मूल उसका स्वयं की निर्णय होती है कि वो कोई भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और पालन कर सकता है। राज्य इस संबंध में निरपेक्ष है, वो उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है कि कोई भी धर्म का आचरण कर सके। आगे है लोकतंत्रात्मक, यानी हमारी सरकार फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल संचालित होता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के उद्देश्य से या उसके माध्यम से ही सत्ता का संचालन होती है। यहाँ लोकतंत्र केवल एक आधार नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक दिन प्रतिदिन की क्रिया है जिसके माध्यम से हर चीज को एक लोकतांत्रिक ढंग से संचालित की जाती है। आगे है गणराज्य, यानी हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कोई सम्राट नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष है, बल्कि वो भी हमारे जनता के द्वारा निर्वाचित है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। मीन्स इंडिया इज ए टोटल रिपब्लिक कंट्री। अब यहाँ है बनाने के लिए उसके समस्त नागरिक, अर्थात उसके समस्त नागरिकों को अपना गणराज्य निर्धारित करने का पूरा अधिकार है और किस प्रकार शासन व्यवस्था संचालित करनी चाहिए इसका पूरा अधिकार भारत की जनता में है। और भारत की जनता पूर्ण रूप से संप्रभु है, यानी हमारी जो निर्णय बनाने की प्रक्रिया है वो इंग्लैंड या कोई तीसरी दुनिया या प्रथम दुनिया या चौथी दुनिया, जो भी दुनिया हो, वो बाहर के लोग नहीं, भारत की जनता ये निर्धारित करती है, उसकी पूरी संप्रभुता उसी के पास है। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, देखिए हमारा जो संविधान है ये उद्देशिका है, केवल कुछ शब्दों का समावेश नहीं है, ये संविधान का बेस है, आधार तल है। ये जो सामाजिक और आर्थिक न्याय आप देख रहे हैं, ये ना केवल मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 21 में उल्लेखित है वो उसको बता रहा है, बल्कि हमारे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको भी ये हाईलाइट कर रहा है। यानी किस प्रकार हमें संविधान में आर्टिकल 1 to 5 to 11 नागरिकता के लिए, फिर उसके अलावा DPSP और फंडामेंटल राइट्स उसको अभिव्यक्त कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है। यानी संविधान का आधार हमारा प्रियम्बल है, हमारे देश का आधार ये प्रियम्बल है, हमारी जनता की आकांक्षा ये प्रियम्बल है। अब जहाँ तक सामाजिक आर्थिक न्याय का संबंध है, तो हर कुछ में समाज के हर वर्ग को पूर्ण रूप से न्याय मिले, हर वर्ग का उत्थान हो, सबका साथ सबका विकास हो और आर्थिक रूप से हर आदमी सशक्त हो। ये भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट, जो कि ग्रास रूट लेवल का गवर्नमेंट माना जाता है, वहाँ तक का संविधान में जो ये बात कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सब के लिए हो, वो हमारे उद्देशिका में बताया गया है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि राजनीतिक रूप से हर नागरिक को, हर वर्ग को भारत के शासन तंत्र में चुनाव लड़ने, जीतने, सरकार बनाने का पूरा अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। ये आपके साथ राजनीतिक न्याय से। जहाँ तक जस्टिस का सवाल है, जस्टिस हमारी देश के हर लेवल में है। ये बात सही है कि थोड़ी देर होती है, लेकिन सभी को जस्टिस मिलता है। इसका मूल रूप से संविधान के बेस यानी हमारे उद्देशिका में ये बात वर्णित है। अब हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का बात करते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 19 में उल्लेखित है, जो कि फंडामेंटल राइट का मूल आधार माना जाता है। फंडामेंटल राइट का जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि सबसे पहले जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो किसी भी बात को हम बोलते हैं, फिर उसको सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो संघ बनाते हैं, संघ बना करके
फिर वो कहीं भ्रमण कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं और भारत के किसी भी कोने में बस सकते हैं, जिसका उल्लेख फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 टू आर्टिकल 19 टू 21 में उल्लेखित है। इसके अलावा उपासना की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। उसके लिए आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या चाहिए तो कोई धर्म ना मानिए, उसकी पूरी आज़ादी आपको हिंदुस्तान के संविधान का उद्देशिका आपको देता है। दिस इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। अब बहुत लोगों को इस बात का शिकायत होता है कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो एक जो आरक्षण का समर्थक है वो कहता है हम तो बहुत वीकर सेक्शन में हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि इसका उपयोग जो अपलिफ्ट हो गए हैं वीकर सेक्शन में, वो भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारे संविधान के जस्टिस प्रणाली, जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के है, उसमें यह राइट दिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये राइट दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उसके अनुसार वो संशोधन कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारी संविधान जो प्रगतिशील है, समय से समय उस पे 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुका है। ये हमारे संविधान का भी एक आधारभूत संरचना माना जाता है, जिसका कि लोकनाथ बनरवा मिल में कहा गया है। अच्छा, प्राप्त करने की स्वतंत्रता उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी हर व्यक्ति को अपना गरिमा, आर्टिकल 21 के अनुसार अपनी गरिमा स्थापित करने का पूरा अधिकार है और प्लस राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, इसका पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब हम ऐसा कार्य करें कि राष्ट्र में बंधुता कायम रहे और साथ ही साथ समाज का विकास होता रहे। ये हमारे संविधान को बढ़ाने के लिए बंधुता जरूरी है। विकास करिए, विरोध करिए, लेकिन साथ में आत्मा हमारी एक होना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तान के ही लोग हैं और सब मिलकर कार्य करेंगे तो विकास होगा। अब हमारा संविधान एक निश्चित समय में स्वीकार किया गया है, जिसको कि एक संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को मिति मृगशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यानी एक निश्चित समय में उसको अंगीकार किया गया है, नियम बनाया गया है और आत्मा रूप से उसे स्वीकार किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा उद्देशिका, जो संविधान का मूल आधार है, पूरे संविधान की ढांचा को ये परिलक्षित करता है, पूरे संविधान की आत्मा को हमारे सामने रखता है, उसके आदर्शों को बनाता है, उसके पीछे जो सोशियो पॉलिटिकल बेस है, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लास्ट में जो हर सरकार का उद्देश्य है, उसको किस प्रकार परिलक्षित होता है, यही हमारी संविधान की आत्मा है। धन्यवाद।